So, hello everyone, welcome to Reserve Ice Academy और in the course of physics option for IAS IC examination हम लोग मैकेनिक्स कोर्स पढ़ रहे थे और मैकेनिक्स कोर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी फ्रेम। ये मैकेनिक्स के सिलेबस में दिया हुआ है। ओके, तो इसके पहले मैं कोर्स को स्टार्ट करूँ, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारे यहाँ जो है रिजर्व आइस अकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर पे फिक्स ऑप्शन क्लासेस अवेलेबल है और आप यदि क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा वट एवर हैज बीन टाउट इन आवर क्लासरूम इन ऑफलाइन एज वेल ऑनलाइन मोड, इसका जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक गिवन है। ठीक है, सो नाउ हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो यदि हम सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी फ्रेम वाले टॉपिक को देखें, देखिए यहाँ पे इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि तकरीबन 16 to 17 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखिए 92 में आया है, 1995 में आया है क्वेश्चन, इसके अलावा 97 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं बराबर। ओके, फिर अब देखिए क्वेश्चन जो आपको टिल 2020 क्वेश्चन पूछा गया है, 21 22 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इवन 23 में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग आगे फिर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम इस बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास होता क्या है? तो पहले हम सेंटर ऑफ मास के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सपोज ये एक फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर देर आर वेरियस पार्टिकल, एन पार्टिकल्स, और यहाँ पर जो एन पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल पे सम फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, कुछ फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम जो है एक कलेक्टिव ऑफ मास होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो कलेक्टिव ऑफ मास है उसके एवरेज मतलब एवरेज पॉइंट को हम एक पॉइंट पे कंसीडर करते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो एवरेज मास है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट होता है इसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास सिंपली क्या होता है, इट इज, यहाँ पे क्या होता है कि होल मास ऑफ सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसका पहला कंडीशन ये होता है। सेकंड कंडीशन ये होता है कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई हम करेंगे तो सिस्टम के पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने का दो कंडीशन होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास सिंपली क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास रेफर्स टू पॉइंट, refers to point, ओके, पॉइंट वेयर देर आर टू कंडीशंस। क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन तो ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम का जो होल मास है, ठीक है, दैट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, सो होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। होल मास ऑफ द सिस्टम is supposed to be concentrated. ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपीएससी सीएससी शायद 92 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 1992 एग्जामिनेशन। ओके, तो होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसिडर्ड, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, द फोर्स इज सपोज्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट। फोर्स एफ is supposed to act at this point। तो ये दो कंडीशन होता है सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने का। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास का कंडीशन होता है। तो हमने मान लिया कि वी हैव अ सिस्टम, दैट सिस्टम हैज n पार्टिकल्स। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम। सिस्टम हैव n particles
Okay, so we have considered a system that has n particle. Okay, n particle, and each particle experience individual force. Okay, so n particles such that each particle experience a force Fi. Experience a force Fi. Okay, Fi. And everyone, each particle has certain position vector. Suppose करो particle m1 है, it is at distance r1, m2 at distance r2, m1 पे फोर्स कितना है f1 है, m2 पे फोर्स कितना है f2 है, ठीक है f2 है, so n has position vector ra. पोजिशन वेक्टर ra, ये क्लियर है? तो दैट्स वाई एफ टोटल मतलब फोर्स का जो नेट सम होगा, एफ टोटल that is sum of individual force, that is F1 plus F2 plus dot plus Fn. क्लियर है Fn? ओके, तो आप जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू ma होता है और a इक्वल टू dv बाई dt होता है. ओके, एंड dv बाई dt इक्वल टू d2x बाई dt2. सो आप लिख सकते हो इसे m1 d2r1 बाई dt2 प्लस m2 d2r2 by dt2 plus dot mn d2rn by dtn. ठीक है, dt sorry dt I'm sorry dt2 why dtn, okay not dtn. Okay, so let it be equation number first. इस equation number first मान लीजिए. क्लियर है? Now from definition of center of mass, okay, whole mass is supposed to be concentrated at a certain point. So look, पहले हमने क्या किया, इंडिविजुअल फोर्स लगाया F1 F2 F3 F4 वगैरह वगैरह. अब हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है. ठीक है, ओके. So also from definition of center of mass, from definition of center of mass, तो आपने सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया है. ठीक है, डिफाइन किया है कि होल मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट. सेकंड आपने क्या किया है कि आल्सो नेट फोर्स सपोज टू बी एक्ट ऑन दिस पॉइंट. तो आप लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो कि एफ टोटल टोटल इक्वल टू टोटल मास. टोटल मास कितना भैया बताओ, m1 m2 mn इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास acm. तो आप लिख सकते हो d2 rcm बाई dt2. इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए. ओके, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए. So now you may compare equation first and second. Good. So you may compare equation first and second. So F total equal to this one. ठीक है, this one. तो आप लिख सकते हैं D2 RCM by DT2. ठीक है, DT2 इक्वल टू M1 R1 M2 R2 प्लस MN RN. आपने सिंपली क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दिया. ठीक है भाई, MN RN. ओके, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना भी है. टोटल मास है आपका, सॉरी हमने यहाँ कैपिटल एम लिख दिया है, ये स्मॉल एम होगा. ठीक है, ये सभी क्या होंगे, स्मॉल एम होंगे. आई एम सॉरी. तो क्या होगा ये m1 m2 m. तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को क्या कहते हैं, इक्वेट करने पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. ये क्लियर है? ठीक है, तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन. ओके, दिस एक्सप्रेशन. तो नाउ टेल मी व्हाट इज आरसीएम. ठीक है, तो आरसीएम क्या हो जाएगा बताओ. तो ये जो आपका आरसीएम हो जाएगा वो क्या होगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म.
this term. So therefore we have RCM. Therefore we have RCM equal to M1 R1 plus M2 R2 plus dot 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 Mn Rn Rn divided by M1 plus M2 plus dot dot Mn. Okay, similarly, if you have to find out velocity of center of mass, velocity of center of mass, VCM. So you know VCM equal to DRCM by DT. VCM क्या होगा? DRCM by DT होगा. So VCM equal to D by DT. RCM equal to D by DT. अब देखो भैया ये जो टर्म है इसको आप लिख सकते हो ना, इसको आप क्या लिख सकते हो? समेशन MI RI बाई समेशन MI. जैसे आप लिखोगे समेशन MI RI बाई समेशन MI. तो समेशन MI जो है ये आपका आउट हो गया. ब्रैकेट में क्या है? D by DT समेशन MI RI वेक्टर. जैसे आप लिख सकते हो 1/m. ठीक है, इसे 1/m कर दो. ठीक है, और समेशन MI DRI by DT. तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा समेशन MI DRI by DT कितना होगा? VI बाई M या समेशन MI. तो दिस विल बी योर आंसर. ओके, और ये क्वेश्चन आपको 92 में आया होगा. सी दिस क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल? तो पहले क्या करेंगे? पहले आप डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास को. सेंटर ऑफ मास होता क्या है? ठीक है, derive expression for instantaneous position vector. So we have derived expression for position vector as well as velocity of center of mass. ठीक है, दोनों हमने derive कर दिया. ठीक है, क्लियर है. अब देखो इससे बेस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इज 1.2 एंगस्ट्रॉम. ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से हम उठा लेते हैं. ओके, सो क्वेश्चन में दिया गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इज 1.2 एंगस्ट्रॉम. ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, क्लियर है. सो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल रिलेटिव टू कार्बन. ओके, मतलब कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या करना है? हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है. सो हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है. ठीक है भाई, तो देखो भाई ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है. ठीक है, ऑक्सीजन है. इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1.2 एंगस्ट्रॉम है इसके बीच का डिस्टेंस. क्लियर है. और हमें क्या करना है? हमें निकालना है कार्बन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो देखो कार्बन को हमने क्या किया? ओरिजिन मान लिया. जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ओरिजिन मान लेते हैं. तो ये आपका ओरिजिन है. ठीक है, ओरिजिन है. अब बताइए मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है? कार्बन का मास कितना है बताइए? तो इसका मास है 12. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. ठीक है, 16. ओके, और इसको आपने ओरिजिन मान लिया, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 0 0. इससे कोऑर्डिनेट क्या होगा? इससे कोऑर्डिनेट होगा 1.2 एंगस्ट्रॉम और 0. तो इसका मतलब ये इट इज क्लियर फ्रॉम द पिक्चर कि सेंटर ऑफ मास जो है दैट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस. क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है. तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है. तो देखो भैया, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया था बताना. ठीक है, इसको जरा देख लीजिए पहले आप. ठीक है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. हाँ, देखिए
यहाँ पे गलती हमसे ये हो गई, देखिए यहाँ हमारे पास जो है आरसीएम कितना आया, आरसीएम आया 1/m समेशन आई एम आई आर आई। तो आप लिख सकते हो ना आरसीएम को, क्या लिख सकते हो आप, एक्सएम आई कैप, वाईसीएम जे कैप, जेडसीएम के कैप, ऐसा लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/m समेशन आई एम आई। आर आई को आप लिख सकते हैं एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। यानी इसे आप लिख सकते हो 1/m समेशन आई एम आई एक्स आई आई कैप प्लस 1/m समेशन आई एम आई वाई आई जे कैप प्लस 1/m समेशन आई एम आई जेड आई के कैप। तो यहाँ से देखो एक्सएम कितना हो जाएगा, एक्सएम हो जाएगा 1/m समेशन आई एम आई एक्स आई, ये हो गया एक्स सेंटर ऑफ मास। वाईसीएम कितना हो जाएगा 1/m समेशन आई एम आई वाई आई। और सिमिलरली जेडसीएम कितना हो जाएगा 1/m समेशन आई एम आई जेड आई। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ऐसे ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब करीब 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी बार बार रिपीट किया, इवन रिसेंट का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो रिसेंट इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेस्ट को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ कार्बन कितना है 12 है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 है, ठीक है 16 है। और हमें क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एटम का क्या करना है, सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है, एज्यूमिंग सी एज द ओरिजिन। क्लियर है। तो ये आपका ओरिजिन हो गया, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका इतना हो गया। अब बताइए मुझे x1 कितना होगा, या xc मतलब कि x कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना होगा, 0 होगा। और x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, ये 1.2 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये आपको याद होगा सर। तो देखिए भैया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्ससीएम यदि हम निकालेंगे, एक्ससीएम तो कितना कितना होगा, मास ऑफ कार्बन इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, देखो ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स से ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, ठीक है, 0 दिया हुआ है। एमओ कितना है 16 है, 16 है। और एक्सओ कितना है 1.2 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो 1.2 एंगस्ट्रॉम है डिवाइडेड बाय एम सी कितना है 12, एमओ कितना है 16, ठीक है। तो 12 और 16 इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 0.685 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन देखिए जरा, ठीक है। क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज 1.13 into 10⁻⁻10 मीटर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल रिलेटिव टू कार्बन एटम। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बार पूछा क्वेश्चन आपको 1995 में, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2016 में, ठीक है। यानी क्वेश्चन बैंक क्या बहुत रिलेवेंट होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। अ प्रोटॉन इज 1837 टाइम हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पता है आपको। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये काफी आसान क्वेश्चन है, क्या करोगे इसमें आप देखो। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम ये, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या कहते हैं, ये आपका ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, सॉरी ये प्रोटॉन का पोजीशन है और ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है, ओके। अब आप ये पता कर लीजिए कि भाई जो हाइड्रोजन एटम है उसका रेडियस कितना होता है, ठीक है। तो यदि आपको रेडियस पता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, ओके, आप क्या करोगे, रेडियस आपको मालूम है, ठीक है। तो सेंटर का -15 मीटर के ऑर्डर का होगा रेडियस, ठीक है, रेडियस होगा। इसके अलावा आपको ये पता है कि क्या कहते हैं प्रोटॉन का मास कितना है। तो कहते हैं कि प्रोटॉन इज इतना टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का जो मास है वो है 1837 हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है।
अब निकाल लीजिए सेंटर ऑफ मास इसका, क्या दिक्कत है सेंटर ऑफ मास निकालने में? क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ प्रोटॉन इनटू पोजीशन ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और किसी एक को रेफरेंस मान लीजिए, मान लीजिए इसी प्रोटॉन वाले को ओरिजिन मान लीजिएगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिएगा। ठीक है? तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, किसी भी एक को एक के सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ मास मान के अदर का सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं। तो हमने देखो ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है? इसके बाद देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? अच्छा ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन थर्ड है। ठीक है? क्वेश्चन थर्ड क्या है? कहता है कि इन NH3 मॉलिक्यूल, इसको मैं अलग से इसको कट पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? ओके, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन NH3 मॉलिक्यूल, देखिए NH3 मॉलिक्यूल जो है 3D हो गया, कैसा हो गया? 3D हो गया। ठीक है? 3D। देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम। ठीक है? इसमें कितने एटम है? 3 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है? तो देखिए भाई NH3 का पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो NH3 एटम, तो पहले NH3 का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है भाई? तो देखिए भाई, ऐसे इसका शेप होता है। ठीक है? ऐसे इसका शेप होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिठा दीजिए नाइट्रोजन को, और यहाँ पे 3 H को बिठा दीजिए, H। ठीक है? H और H, इस 3 H को यहाँ पे बिठा दीजिए। ठीक है? क्लियर है? फिर हमने क्या करना है, हमने देखना है कि भाई क्या कहते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, डेटा हम देखेंगे। ठीक है? तो देखो भाई, क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम इज 0.939 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? ऐसा दिया हुआ। तो मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसका सेंटर है, इसको सेंटर मान लेते हैं, सी सेंटर मान लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हर एक हाइड्रोजन एटम का जो डिस्टेंस है वो y है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा मैं y मान लिया। तो देखिए भाई, गिवन क्या है? गिवन है कि डिस्टेंस y हमारा है 0.939 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? एंगस्ट्रॉम ये दिया हुआ है। ठीक है? अब कहते हैं कि नाइट्रोजन इज एट द एपेक्स ऑफ पिरामिड। नाइट्रोजन कहाँ पे? यहाँ पे टॉप पे बैठा हुआ है, नाइट्रोजन बैठा हुआ है। ठीक है? विथ 3 हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग द बेस। तो देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम, तीनों क्या कर रहा है? बेस फॉर्म कर रहा है, तीनों बेस फॉर्म करता है। ठीक है? ओके। तो द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम इज 0.014 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? तो यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है? 0.014 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस है। क्लियर है? ये डिस्टेंस है। ओके, तो ये डिस्टेंस आपका मान लीजिए, हमने मान लिया इसको x। तो x हमारा कितना भैया? x हमारा है 0.014 एंगस्ट्रॉम, ऐसा दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है? तो नाइट्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में हमें पता करना है कि सेंटर ऑफ मास कितना होगा। ठीक है भाई? कितना होगा ये हमको पता करना है। ओके, तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि भाई ये सेंटर, इसका जो डिस्टेंस है नाइट्रोजन एटम का, ठीक है, वो सेंटर से कितना डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ऐसा हम डायग्राम ड्रॉ कर लिए। ठीक है? और हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस भैया कितना है? d है। ठीक है? डिस्टेंस कितना है? d। इसको डायग्राम थोड़ा अलग से बना देते हैं। तो यहाँ देखिए भाई, ये आपका x है, हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया था, ये d था, और एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया था, ये आपका y था। जिसका जो y यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये आपका y है। क्लियर है? ये आपका y है। तो नाउ टेल मी वन थिंग कि डिस्टेंस d कितना होगा, बताइए मुझे। ये डिस्टेंस d आपको दिख रहा है, d, ठीक है, कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आपका डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 0.38 एंगस्ट्रॉम। ये इसका वैल्यू आ जाएगा।
ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब यदि मान लो हम नाइट्रोजन एटम, ये जो एन है, एन, ठीक है, एन, इसके रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बाई सिमेट्री वाई पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है, ठीक है, दैट विल नॉट एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, दैट विल लाई अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन। तो बाई सिमेट्री center of mass would lie along y axis, ठीक है भाई, y axis, ठीक है, y axis। so we have ycm, ycm, xcm 0 हो जाएगा तो ycm, ठीक है, ycm। तो ycm बराबर होगा, ठीक है, ycm बराबर होगा मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू व्हाटएवर बी द पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन y हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन y हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू y हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है भैया, एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो तीन हाइड्रोजन, थ्री मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? मास ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इट इज क्लियर, क्लियर है। अब देखो भाई, तो ये तो देखो, ये इसको तुमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, ठीक है, ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना, तो ये पॉइंट तुम्हारा जीरो हो गया, ठीक है, जीरो प्लस 0.38 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है बताओ, कितना होगा, 14 प्लस हाइड्रोजन वन होता है तो थ्री इंटू वन। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.067 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, दैट वाज बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन छूट गया है, इसको हम लोग करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। we have covered this question and we have covered this question। तो ये क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजेनियस सेमी सर्कुलर प्लेट, और इसके अलावा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सेमी स्फीयर, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। और आज हमने डिस्कस किया, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन for your patience, okay। And if you want to join the Phoenix optional class, you may dial on this number 778003777350। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस होती है रिसोर्स अकेडमी पे, उसकी जो उसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ओके। सो थैंक यू।